Hello, welcome back, my dear students, to my channel Learn and Grow by MKS। अभी तक हम लोग जितने भी वीडियो हमने अपलोड किया है दैट इज़ रिलेटेड टू पाइथन प्रोग्रामिंग, जो कि 11 एंड 12 में है। 11 एंड 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैंने वो पाइथन प्रोग्रामिंग का वीडियो सारा हमने अपलोड किया है, और आप उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप जाकर उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इस लैंग्वेज का यूज़ क्या है एक्चुअली में, इससे हम लोग क्वेरी जनरेट करते हैं और उस क्वेरी के आधार पर हम डाटाबेस से किसी पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, है ना। तो जो इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर रहे हैं डाटाबेस से, वो किस तरीके से करते हैं ये भी हम समझेंगे। लेकिन इन सब से पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज़ डेटाबेस। डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। क्या डेटाबेस इज बेसिकली यूज्ड टू स्टोर द डेटा। हम लोग इसके थ्रू डेटा को स्टोर करते हैं किसी पर्टिकुलर सर्वर में, स्पेस में। और डेटाबेस में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो डेटा, फिर देन व्हाट इज डेटा। डेटाबेस तो हम समझ रहे हैं कि इट इज़ द प्लेस वेयर वी कैन कीप द डेटा, लेकिन फिर डेटा क्या है, व्हाट इज़ द डेटा। डेटा में हम डेटा से हम क्या समझते हैं, जब भी हम कोई इंफॉर्मेशंस देखते हैं, सिंपल सा सपोज दैट अगर हम कोई नंबर देख रहे हैं रैंडमली, वो नंबर कहीं लिखा हुआ है या कोई सिंबल लिखा हुआ है या कोई अल्फ़ाबेट्स लिखा हुआ है, देन इट इज़ अ डेटा, बट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रो। उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो वो डेटा हुआ, है ना। दैट इज़ जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि डेटा कैन बी रो फैक्ट्स एंड फिगर्स। वो फैक्ट्स भी हो सकता है, कोई रो फैक्ट्स हो सकता है, या कोई फिगर भी हो सकता है। तो द क्वांटिटीज, कैरेक्टर्स और सिंबल्स ऑन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर which may be stored or and transmitted in the form of electrical signals and recorded on a magnetic, optical or mechanical recording media। ठीक है। लेकिन इस तरह के डेटा को हम लोग कितने तरीके से स्टोर कर सकते हैं, है ना। और डेटा जो होता है रॉ फैक्ट्स है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। लेकिन जब उसी डेटा को हम किसी पार्टिकुलर तरीके से हम उसको अरेंज करते हैं, तो वो डेटा मुझे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशंस देता है। समझ में आई बात, कि डेटा कैन बी रो फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड इट कैन बी अरेंज्ड इन सच अ वे दैट इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशंस। सपोज दैट नंबर कहीं लिखा हुआ है रैंडमली, उस नंबर को एक जगह हम लॉजिकली अगर एक जगह हम उसको सेव करें, स्टोर करें, तो हो सकता है वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर भी वो शो कर रहा हो, है ना। अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, रैंडमली लिखा हुआ है, उसको अरेंज करें तो हो सकता है किसी का नाम उससे मुझे प्राप्त हो। तो इंफॉर्मेशन क्या हुआ, इंफॉर्मेशन गिव्स अस द मीनिंगफुल थिंग्स, बट द डाटा is gives the, it does not give any meaningful things, but it is actually a raw material, raw facts and the figures। यहाँ तक आपको समझ में आई बात, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में। हम्म। अब डेटा को जब हम स्टोर करते हैं तो कहाँ स्टोर करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं। क्या पहले के समय में भी डेटा को स्टोर किया जाता था, किया जाता था ना। पहले के समय में याद कीजिए, बड़े बड़े शॉपकीपर्स अपने डेटा को, इवन आज तक भी हो रहा है वो चीज़, जो होता है मैनुअली करना काम, वो आज भी चल रहा है। वो अपने हर दिवाली के दिन में, दिवाली पूजा होती है ना, उस दिन वो अपनी एक नया बही खाता बनाते हैं। देखोगे रेड कलर का उनका एक रजिस्टर होता है, उसी में सारा उनकी एंट्री रहती है। देन दैट इज ऑल्सो द वे टू मेंटेन द डेटा। ठीक है। लेकिन ये था मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग मेथड्स। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस थे, इसके कुछ डिसएडवांटेज थे।
सपोज दैट किसी स्टूडेंट्स किसी क्लास में हम सपोज दैट एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर, है ना, जैसे टीचर्स हमेशा अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करते हैं क्लास में, तो वो रजिस्टर हर साल चेंज करना पड़ेगा आपको, है ना। वही स्टूडेंट दूसरे क्लास में गए तो वो दूसरे क्लास में वाले जो टीचर है वो अपना रजिस्टर चेंज करेंगे, है। और इसमें बहुत अधिक गलती होने के चांसेस रहती हैं। पहला गलती तो यही है कि ह्यूमन एरर जो आदमी खुद कर देता है, हो सकता है स्पेलिंग एरर हो सकता है कोई स्टूडेंट स्कूल छोड़कर चला गया हो लेकिन हमने वहाँ से उसे नहीं हटाया है, रजिस्टर से वो डाटा को हमने नहीं हटाया है, या कोई न्यू स्टूडेंट्स आया है तो उसके एंट्री हमने नहीं की है बिकॉज ऑफ टाइम डिले या बिकॉज ऑफ लेजीनेस, है ना। तो इस तरह का प्रॉब्लम जनरेट होता है। जैसे कि एंट्री ऑफ स्टूडेंट डिटेल्स इन द न्यू अटेंडेंस रजिस्टर व्हेन द स्टूडेंट इज प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। राइटिंग द स्टूडेंट डिटेल्स ऑन ईच मंथ्स attendance page where the inconsistency may happen due to incorrect names, skipped student records, या फिर loss of data in case attendance register is lost or damaged। पहले के समय में चीज़ें होती थी, ये सारी प्रॉब्लम थी। इन सारे प्रॉब्लम्स को जब हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम आया तो फिर हम लोगों ने अपने डाटा को कंप्यूटर पे स्टोर करना शुरू किया, है ना। तो कंप्यूटर में जब भी हम स्टोर करते थे डाटा को तो उसके लिए एक हम फाइल क्रिएट करते थे कंप्यूटर में ही। चाहे आज के डेट में हम लोग एक्सेल फाइल में जाकर, हम लोग स्प्रेडशीट में जाकर हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं, है ना। तो वो फाइल क्या है, इट कैन बी अ कंटेनर, इट कैन बी अंडरस्टूड एज अ कंटेनर टू स्टोर डाटा इन ए कंप्यूटर। फाइल कैन बी स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। और वो फाइल कहाँ स्टोर रहता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। एंड द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल कैन बी टेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम कोड, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, और जैसे फॉर एग्जांपल पिक्चर्स, ऑडियोज, वीडियोज, वेब पेजेस, all these are also files and they contain the informations about the particular or specific things, ठीक है। ये वो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम टू स्टोर द डेटा। लेकिन इस उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती थी जब हम लोग कंप्यूटराइज्ड में सपोज डेट हम किसी कोई एक टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं किसी स्टूडेंट्स को, किसी पार्टिकुलर क्लास के सारे स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो वो डाटा सिर्फ मेरे पास है, सपोज क्लास टीचर इज हैविंग दैट डाटा इन हिज ओन फाइल, और उसी स्कूल के ऑफिस में भी तो वो डाटा होना चाहिए, तो वहाँ पर वो सेपरेटली उसको भी वो क्रिएट कर रहा है वहाँ का ऑफिस क्लर्क जो है, ठीक है। तो इसमें भी मिसमैच हो सकता है डाटा ड्यू टू द ह्यूमन एरर, है ना। सपोज कोई स्टूडेंट्स स्कूल छोड़ दिया तो हमारे ऑफिस के स्टाफ जो हैं अपने जो उनका टेक्स्ट फाइल है या एक्सेल फाइल है उसमें उस डाटा को डिलीट कर दिए, लेकिन हमारे क्लास टीचर उस डाटा को डिलीट नहीं किए, तो फिर ये इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट हो गया, है ना। तो इस तरह का प्रॉब्लम फिर भी जनरेट होता था। तो इसके लिए फिर बाद में एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया, एक सिस्टम को डिज़ाइन किया गया जिसे हम लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इस सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज टू क्रिएट एंड मैनेज द डेटाबेस, है ना। अब उस जो डेटाबेस हम बना रहे हैं, चाहे वो हमारे जो डेटाबेस क्लास टीचर बनाए हों चाहे ऑफिस के स्टाफ्स बनाए हों, उस डेटाबेस को मैनेज कैसे करेंगे कि अगर हम किसी स्टूडेंट्स को ऑफिस के रिकॉर्ड से हम डिलीट कर रहे हैं देन दैट शुड बी डिलीटेड फ्रॉम द क्लास टीचर्स अटेंडेंस फाइल ऑल्सो ऑटोमेटिकली। इन्हीं की क्लास टीचर को जाकर बोलना पड़ रहा है कि सर ये स्टूडेंट्स स्कूल छोड़ दिया है तो उसके नाम को आप डिलीट कर दीजिए, है ना। या ऑफिस में किसी नया लड़का आया, स्टूडेंट्स आया और वो अपना ऑफिस के कंप्यूटर में ऑफिस क्लर्क ने उसको एंट्री की, तो वो एंट्री हमारे क्लास टीचर्स के फाइल में भी हो जानी चाहिए अपने आप। दैट थिंग्स आर हैंडल्ड और डन बाय द सॉफ्टवेयर दैट इज नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। और इस तरह के कई सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे साइबेस हुआ, है ना, ओरेकल हुआ। ये सारे सॉफ्टवेयर हमारे डेटाबेस को मैनेज करने के काम आते हैं।
ठीक है। और देखो कोई माई एसक्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पार्ट है, आप लोग पढ़े होंगे। तो ये फीचर्स, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के कई फीचर्स हैं। ठीक है। पहला चीज़ कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हाइड्स, छुपा कर रखता है, इट हाइड्स सर्टेन डिटेल्स अबाउट हाउ द डेटा आर एक्चुअली स्टोर्ड एंड मेंटेन्ड। Thus, it provides the user with an abstract view of the data. डाटा का जो एब्स्ट्रैक्ट व्यू है सिर्फ उसी को वो ये प्रोवाइड करता है। और डाटा हमारा सिस्टम में किस तरीके से स्टोर है उससे हमारे यूज़र को कोई मतलब ही नहीं है ना। वो उस तरफ देखने भी नहीं जा रहा है कि हाउ द डाटा आर मैनेज्ड एंड स्टोर्ड इन द डाटाबेस, है ना। सो इट प्रोवाइड्स ओनली द एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ द डाटा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स गया सर से, ऑफिस में गया सर से पूछने की सर मेरा फी डिटेल्स बता दीजिए कि मेरे कितनी फीस बाकी हैं। ठीक है। तो सर उसके सामने कंप्यूटर खोल कर रख दिए, उसका नाम इंटर किए, तो सिर्फ उस स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड उसके सामने आया, वो भी सिर्फ और सिर्फ फीस रिलेटेड इंफॉर्मेशन आया। अब उस स्टूडेंट्स का सारा डिटेल्स है वहाँ पर, उसके एक्टिविटीज़ के सारे डिटेल्स हैं, उससे उसको कोई मतलब नहीं है कि मेरा फाइल जो है, मेरा इंफॉर्मेशन किस तरीके से स्टोर किया गया है। उसके पास स्क्रीन पे जो आएगा दैट इज़ द उसका जो ड्यू, जो भी फी ड्यूज है उसी का डिटेल्स आएगा। सो इट प्रोवाइड्स द यूजर्स विथ एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ द डेटा। ठीक है। और दूसरा चीज़ है डाटाबेस सिस्टम हैज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स through which the users or other programs can access, modify and retrieve the stored data. इसका डाटाबेस सिस्टम जितने भी हैं उनके लिए एक प्रोग्राम भी प्रोग्राम होता है, अ सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू वो अपने डाटा को एक्सेस भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, और चाहे तो किसी डाटा को वो रिट्रीव भी कर सकता है, निकाल भी सकता है, देख भी सकता है। सपोज दैट जैसे हमने बताया रिट्रीव कैसे किया, जैसे स्टूडेंट्स गया है अपने फ़ी डिटेल्स लेने, तो उसको अपना डाटा मिल गया वहाँ से कि मेरा कितना फीस बाकी है ना। अब सपोज डेट स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि मेरा जो है डेट ऑफ बर्थ जो है ना गलत है, बोला आकर कि सर आई नीड टू चेंज माई डेट ऑफ बर्थ, तो वो वहाँ पर जाकर उसको मॉडिफाई भी करवा सकता है। सो इट हैज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स थ्रू विच द यूजर्स कैन एक्सेस, मॉडिफाई एंड रिट्रीव द डाटा। दूसरा डीबीएमएस जो है ना, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम, ये जस्ट इट सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द डाटाबेस एंड द एंड यूजर्स और द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से काम करता है, एक इंटरफेस की तरह। मतलब बीच में डाटाबेस है, अब पीछे मेरा बीच में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो सॉफ्टवेयर है, पीछे मेरा सारा डाटा स्टोर करके रखा हुआ है, और आगे में यूज़र हैं, यानी कि यूज़र और डाटाबेस के बीच में मेरा डीबीएमएस है, और यूज़र जो है डीबीएमएस को यूज़ करके हमारे डाटाबेस को एक्सेस कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, रिट्रीव कर रहा है। यहाँ तक समझ में आया? इसके फीचर्स मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। और रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस थ्रू द स्पेशल टाइप ऑफ कमांड इज कॉल्ड क्वेरिंग द डाटाबेस। और जैसे कि हमने बोला ना कि फील्ड डिटेल्स चाहिए, तो उसके लिए मुझे एक कमांड देना होगा, तब वो कमांड प्रोसेस होकर डीबीएमएस उस कमांड को प्रोसेस करेगा, और पीछे में जो डाटाबेस सारा, जहाँ पे सारा डाटा स्टोर है, वहाँ से वो पार्टिकुलर डाटा को वो एक्सट्रैक्ट करके यूज़र को डिस्प्ले करेगा। तो उस कमांड्स को हम लोग बोलते हैं क्वेरिंग द डेटाबेस, है ना, क्वेरिंग द डेटाबेस। और इस तरह का जो कमांड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हमारे सिलेबस में जो है वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और इस कमांड के थ्रू इतना याद रखिए कि हम तो रिट्रीव कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं अपने डाटा एलिमेंट्स को, है ना, लेकिन हम चाहें तो पूरा डाटाबेस को, स्ट्रक्चर को भी बदल सकते हैं बाय यूजिंग द क्वेरिंग लैंग्वेज। तो यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम?
तो नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं डाटाबेस स्कीमा। स्कीमा क्या होता है ना। स्कीमा का मतलब होता है यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस। कोई भी डाटाबेस, सपोज दैट किसी स्कूल का डाटाबेस हमको क्रिएट करना है, तो उससे क्रिएट मतलब कि हम कंप्यूटर पर बैठे हैं उसको क्रिएट करने के लिए, उससे पहले हम एक ओवरव्यू बनाते हैं जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि उस डाटाबेस में कौन कौन से फील्ड रहेंगे, किस किस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, अकॉर्डिंगली हम उस फील्ड को वहाँ पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसके लिए भी प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो डाटाबेस स्कीमा उसी को बोलते हैं। इट इज़ द डिज़ाइन ऑफ ए डाटाबेस, इट इज़ द स्केलेटन ऑफ डेटाबेस विच रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर, जिसमें टेबल नेम, उनका फील्ड्स, कॉलम्स होते हैं। फिर द टाइप ऑफ डेटा ईच कॉलम कैन होल्ड, मतलब कि हर कॉलम में किस प्रकार का डाटा होगा ये भी हम पहले ही डिसाइड करते हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन द डेटा, किसी पार्टिकुलर डेटा पे क्या कॉन्स्टेंट्स है, क्या लिमिटेशन हमें वहाँ पर डालना है, ये सारी चीज़ें। और रिलेशनशिप्स अमॉन्ग द टेबल्स, ये सारी चीज़ें हम लोग डेटाबेस स्कीमा में पहले ही डिफाइन करके रखते हैं। पहला चीज़ क्या डिफाइन करते हैं, टेबल का नाम। दूसरा चीज़ क्या डिफाइन करते हैं, उस टेबल में कितने फील्ड्स होंगे, उस फील्ड्स का क्या नाम होगा, हर फील्ड में किस प्रकार का डाटा को स्टोर करना है। सपोज रोल नंबर एक फील्ड है, क्या हम उसमें अल्फ़ाबेट्स देंगे, नहीं, उसमें हम न्यूमेरिक डाटा ही एंटर करेंगे। तो हमें उसका डाटा टाइप जो है ना, टाइप ऑफ डाटा दैट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन पार्टिकुलर फील्ड हैज़ टू बी डिसाइडेड अर्लियर, उसे हमें पहले ही डिफाइन करना पड़ता है। उस पार्टिकुलर फील्ड में जो डाटा एंट्री हो रहा उसमें हमें अगर कुछ कॉन्स्टेंट्स देना है तो भी हम दे सकते हैं। कॉन्स्टेंट्स मीन्स कुछ लिमिटेशंस। सपोज दैट मोबाइल नंबर डेटा है, मोबाइल नंबर नाम के एक फील्ड है, उसमें 10 डिजिट से अधिक नंबर इंटर नहीं होना चाहिए। कभी कभी होता है कि नंबर हम एंट्री कर रहे हैं तो 10 की जगह 11 नंबर हम डाल दिए गलती से, है ना, या फिर 9 नंबर ही डालें। तो मोबाइल नंबर या तो सिर्फ और सिर्फ 10 डिजिट का ही होगा, उससे कम एंट्री होगा तो वो टेबल, वो पर्टिकुलर फील्ड वो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि वो एरर शो कर देगा उसी समय। तो आप समझ जाएंगे क्या एरर है ना। तो फिर आप दोबारा चेक करके वहीं पर आप उसको चेंज कर देंगे। मतलब कि इस तरह से एक फ़ायदा ही होता है कि हम कभी भी मतलब कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं उनसे भूल कभी वो गलती नहीं हो। वो गलती करेंगे तो वहीं पर वो उसको आगे ही नहीं बढ़ने देगा, नेक्स्ट एंट्री करने ही नहीं देगा, पहले बोलेगा आप इसी को ठीक कीजिए। ठीक है, फिर डाटाबेस स्कीमा इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल और लॉजिकल आर्किटेक्चर as it tells us how the data are organized in a database, क्योंकि हमें बताता है कि डाटाबेस में डेटा जो है किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। यहाँ तक समझ में आया, डाटाबेस स्कीमा समझ में आया, सिंपल वे में समझ जाइए, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस। अब आते हैं, जैसे मैंने बोला था कि डाटाबेस हम लोग कॉन्स्टेंट देते हैं पार्टिकुलर फील्ड में, तो वो कांस्टेंट होता क्या है ना। जैसे इससे पहले वाले में हमने बोला था ना कांस्टेंट्स, कि द टाइप ऑफ डाटा ईच कॉलम कैन होल्ड कांस्टेंट्स ऑन द डाटा टू बी स्टोर्ड। तो वो कांस्टेंट क्या है, तो डाटाबेस कांस्टेंट होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन द वैलिड डाटा। जो कोई एक पार्टिकुलर वैलिड डाटा है उसी को हम लोग डाटाबेस कांस्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, sometimes we put certain restrictions or limitations on the type of data that can be inserted in one or more columns of a table. This is done by specifying one or more constraints on that columns while creating the tables. And for example, one can define the constraint that the column mobile number can only have non-negative integer values of exactly 10 digits. जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया 10 डिजिट्स का मोबाइल नंबर, लेकिन साथ में और एक चीज़ दे सकते हैं कि दैट शुड बी नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, है ना। सो कंस्टेंट इज द सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन द वैलिड डेटा। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन द वैलिड डेटा। यहां तक समझ में आया। दूसरा चीज है
कि since each student shall have one unique roll number, तो we can put the not null and the unique constants on the roll number column. Suppose that हर स्टूडेंट्स का अपना यूनिक रोल नंबर है हर एक क्लास में, है ना। एक क्लास के अंदर जितने भी, एक सेक्शन में, क्लास के एक सेक्शन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका यूनिक रोल नंबर है। वो कभी चेंज नहीं हो सकता, वो कभी नल भी नहीं होगा, दोनों ही चीज़ें हैं। वो खाली भी नहीं रहनी चाहिए, वो फील्ड, पार्टिकुलर फील्ड खाली नहीं रहना चाहिए। वी कैन पुट द नॉट नल एंड द यूनिक कॉन्स्टेंट्स ऑन द रोल नंबर कॉलम। यूनिक कॉन्स्टेंट्स मतलब कि वो डुप्लीकेट वैल्यू वहाँ पर हम नहीं डाल सकते हैं। जब भी डालेंगे तो वो एरर शो करेगा इमिडिएटली, आपको फिर नया एंट्री करना पड़ेगा। सो इससे क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स का फ़ायदा क्या होता है कि इट इज़ यूज टू एंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा इन द डेटाबेस। इन कॉन्स्टेंट्स को अप्लाई करने का यही फ़ायदा है कि ये एक एश्योरेंस देते हैं कि हमारा डेटाबेस में चीज़ें एक्यूरेट हैं और रिलायबल हैं। यहाँ तक समझ में आया? आपको इसका स्नैपशॉट भी लेकर रखना हो तो लेकर रख सकते हैं। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। मेटा डेटा क्या होता है या फिर डेटा डिक्शनरी क्या होता है? हमने पहले ही बोला था कि डाटा क्या है, इट इज़ रॉ फैक्ट्स फिगर्स, है ना। अगर हम इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में रख देते हैं तो देन इट बिकम्स अ इंफॉर्मेशन विच गिव्स द मीनिंगफुल थिंग्स, है ना। तो फिर मेटा डेटा क्या है? इट इज़ अ डेटा अबाउट द डेटा। और ये डेटा के बारे में कई तरह के डेटा हो सकते हैं। वो किस तरीके से हो सकते हैं बताइए? कि मान लीजिए कोई एक फील्ड है, कॉलम है, रोल नंबर कॉलम है, एक फील्ड है जिसमें हम पहले से ही कुछ कॉन्स्टेंट्स हमने अप्लाई करके रखा हुआ है कि ये यूनिक होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए, है ना। ये दो चीज़ें हुई ना कि यूनिक और नॉट नल। इट इज़ अ डेटा अबाउट द डेटा रोल नंबर, है ना। तो ये चीज़ें जो है ना कि यूनिक है और नॉट नल है, इट इज़ अ मेटा डेटा ऑफ द डेटा रोल नंबर। सो डाटा डिक्शनरी इज़ अ फाइल। तो डाटा डिक्शनरी एक वो फाइल है विच स्टोर द मेटा डेटा ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए डेटाबेस। वहीं पे सारा ये स्टोर होकर रहता है डाटा डिक्शनरी में हमारा मेटा डेटा। ठीक है, तो मेटा डेटा इज अ डेटा अबाउट द डेटा, इतना याद रखिएगा। ये क्वेश्चन हमेशा आता है और एक नंबर में ही आता है। अब आते हैं डेटाबेस इंस्टेंस क्या होते हैं। देखिए ये कुछ कुछ पार्टिकुलर टर्म्स हैं, जैसे मेटा डेटा, डाटा डिक्शनरी, डेटाबेस इंस्टेंस, कॉन्स्ट्रेंट्स, है ना। इसलिए कभी भी आने वाले समय में अगर क्लास में या बुक्स में अगर आप पढ़ रहे हैं या मेरा वीडियो देख रहे हैं उसमें इन सारे वर्ड्स को हम यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ये क्यों यूज़ हो रहा है ना। मेटा डेटा क्यों यूज़ किया जा रहा है, कॉन्स्टेंट्स वर्ड को क्यों यूज़ किया जा रहा है पर्टिकुलर टॉपिक में। तो इंस्टेंस क्या होता है? इंस्टेंस एक्चुअली इट इज़ अ स्नैपशॉट ऑफ अ डेटाबेस। किसी भी डेटाबेस का स्नैपशॉट को हम लोग डेटाबेस इंस्टेंस बोलते हैं। एंड इट एग्जिट्स एट अ पर्टिकुलर टाइम। ये चेंज हो सकता है, हर टाइम पे डेटाबेस इंस्टेंस चेंज हो सकते हैं। द डाटा विच इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। सपोज दैट हमने डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, अब हम डेटाबेस में एंट्री करना शुरू कर रहे हैं, है ना। सपोज दैट हमने क्रिएट कर दिया डाटाबेस, इसमें रोल नंबर, क्लास, सेक्शन सब हमने डाला हुआ है किसी क्लास के टेबल में, और हमने स्ट्रक्चर बना दिया है। अब उसके बाद जब हम एंट्री स्टार्ट करते हैं ना, हाँ, जब एंट्री स्टार्ट करते हैं तो इस हर पार्टिकुलर टाइम में हमारा डेटाबेस में डाटा फिल हो रहा है। तो जो फिल हो रहा है और जब उस फिल डेटाबेस का जो इमेज सामने बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस इंस्टेंस एट अ पार्टिकुलर टाइम। इस पार्टिकुलर टाइम में डेटाबेस में हमने यहाँ तक एंट्री किया है तो वो वहाँ तक का, उस पार्टिकुलर टाइम तक के लिए वो उसका डेटाबेस इंस्टेंस है। सो व्हेन वी डिफाइन द डेटाबेस स्ट्रक्चर और स्कीमा,
स्टेट ऑफ डेटाबेस इज एम्प्टी, नो डाटा एंट्री इज देयर। जैसे फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है कि जब भी हम कोई डाटाबेस स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो डाटाबेस का जो स्टेट है उस वक्त खाली है, वो सिंपली स्ट्रक्चर है, कोई डाटा एंट्री नहीं है, ठीक है। बट आफ्टर लोडिंग द डाटा, जब हम डाटा को यहाँ पर लोड कर रहे हैं, द स्टेट और द स्नैपशॉट्स ऑफ द डाटाबेस एंड एट एनी गिवन टाइम इज द डाटाबेस इंस्टेंस। तो जैसे स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, डाटा एंट्री करना शुरू कर रहे हैं पार्टिकुलर डाटाबेस में, ठीक है, तो उस पार्टिकुलर टाइम में जितना डाटाबेस का एंट्री, जितना डाटा का एंट्री हुआ, दैट इज द डाटाबेस इंस्टेंस। और इसमें क्या है ना कि वी कैन देन रिट्रीव डाटा थ्रू द क्वेरीज और मैनिपुलेट डाटा थ्रू अपडेट, मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन। thus the state of the database can change and thus a database schema can have many instances at different times। क्योंकि हर बार हम नया एंट्री कर रहे हैं तो मेरा डाटाबेस का स्कीम इंस्टेंस बदलते जा रहा है। अभी 5 मिनट पहले कुछ उसका और डाटाबेस इंस्टेंस था, 10 मिनट बाद और कुछ उसका कुछ एंट्री हो गया तो नया इंस्टेंस बन गया एट पार्टिकुलर टाइम में। तो डाटाबेस का जो इंस्टेंस है या जो उसका स्टेट है वो चेंज हो सकता है, समझे। तो database is a snapshot of a database that exists at a particular time and the data which is stored in the database at a particular moment of time, that is database instance। अब आते हैं रिलेशनल डाटा मॉडल। कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के डाटा मॉडल्स होते हैं। देखिए कई प्रकार के डाटा मॉडल्स होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर रिलेशनल डाटा मॉडल को ही पढ़ना है। तो लेकिन उससे भी पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जान जाए उनका नाम क्या है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल, मतलब किस तरीके से डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, उस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट डाटा मॉडल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहला है फ्लैट मॉडल, दूसरा है हायरार्किकल मॉडल, फिर नेटवर्क मॉडल, फिर रिलेशनल मॉडल एंड द डायमेंशनल मॉडल, ठीक है। तो इसमें हम लोग रिलेशनल डाटाबेस मॉडल को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो रिलेशनल डाटा मॉडल जो है ना, फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो एक साइंटिस्ट हैं, इंग्लिश कंप्यूटर साइंटिस्ट, जिनका नाम था E.F. कोड, IBM कंपनी के थे, और इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1969 में। इन रिलेशनल मॉडल द टेबल्स आर कॉल्ड रिलेशंस। समझ में आई बात। जो रिलेशनल डाटाबेस मॉडल है इसमें जितने भी टेबल क्रिएट किए जाते हैं ना, उन सभी टेबल को हम लोग रिलेशंस बोलते हैं। याद रखिएगा कि इसमें हर चीज़ का अलग टर्म है। टेबल हुआ, फील्ड हुआ, कॉलम हुआ, ये तो जनरल टर्म है। इन सब का अलग अलग नाम है जो कि आपको याद रखना होगा, और ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं हमारे एग्जाम में। इन ए रिलेशनल मॉडल टेबल्स आर कॉल्ड रिलेशंस दैट स्टोर द डेटा फॉर डिफरेंट कॉलम्स एंड द रोज। रिलेशनल मॉडल में टेबल्स को हम लोग रिलेशंस बोलते हैं, ठीक है। ईच टेबल कैन हैव मल्टीपल कॉलम्स वेयर ईच कॉलम नेम शुड बी यूनिक। इसमें कॉलम का नाम यूनिक होना चाहिए। एक टेबल में एक से ज़्यादा कॉलम हो सकता है और हर कॉलम का नाम यूनिक होना चाहिए। यानी कि सपोज दैट नेम, रोल, क्लास, सेक्शन है, 4 कॉलम है, तो रोल नंबर 2 बार नहीं होगा, एक ही बार होगा। ईच रो इन द टेबल रिप्रेजेंट्स अ रिलेटेड सेट ऑफ वैल्यूज, और उसका हर एक रो जो है ना एक सेट ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। It is important to note here that the relations in a database are not independent tables but are associated with each other। याद रखिएगा कोई भी टेबल किसी भी डाटाबेस में वो इंडिपेंडेंट नहीं है, आइसोलेटेड नहीं है। दे ऑल द टेबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। और चूंकि एक दूसरे से रिलेटेड है, सो टेबल कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। हर एक टेबल का अपना रिलेशन है दूसरे टेबल के साथ। तो एक किस तरह का रिलेशनशिप है वो हम सारा आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए रिलेशनल डाटा मॉडल का टर्मिनोलॉजी सुनिए। ये देखिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। सपोज दैट यहाँ पर कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, और रो कितना है, ये पूरा रो है, दिस पार्ट इज रो जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है ना।
टेबल को हम लोग रिलेशंस बोलते हैं, फील्ड को, कॉलम को हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं, याद रखिएगा, फील्ड को, कॉलम को हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं, और रो को हम लोग टपल बोलते हैं। रो को क्या बोलते हैं? टपल। ठीक है, एट्रीब्यूट फॉर कॉलम, टपल फॉर रो, कॉलम फॉर एट्रीब्यूट, रो फॉर टपल, एंड रिलेशन फॉर टेबल। जो एक पूरा टेबल देखो नीचे नजर आ रहा है उसको हम लोग रिलेशन बोलते हैं। अब एट्रीब्यूट क्या है, हम तो समझ गए कि एट्रीब्यूट क्या होता है, दैट इज द कॉलम, है ना। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पैरामीटर्स फॉर विच द डाटा आर टू बी स्टोर्ड इन अ रिलेशन, रिलेशन मतलब यहाँ पे क्या हुआ, टेबल। ठीक है, सिंपली स्टेटेड द कॉलम्स ऑफ अ रिलेशन, कॉलम्स ऑफ अ टेबल आर द एट्रीब्यूट्स विच आर ऑल्सो नोन एज फील्ड, जिसको फील्ड भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फोन नंबर, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, नेम, ऑल दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टेबल। मानिए स्टूडेंट्स, टेबल का नाम स्टूडेंट्स है, ऑफ अ टेबल स्टूडेंट्स। तो हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि नेम, रोल, क्लास, सेक्शंस आर द एट्रीब्यूट्स और द फील्ड्स और द कॉलम्स ऑफ अ रिलेशन स्टूडेंट। दूसरा है टपल, ईच रो ऑफ डाटा इन अ रिलेशन इज कॉल्ड अ टपल, यानी कि हर एक रो को हम लोग टपल बोलते हैं। इन अ टेबल विथ n कॉलम्स, अ टपल इज द रिलेशनशिप बिटवीन द n रिलेटेड वैल्यूज। समझ में आया? तो एट्रीब्यूट और टपल समझ में आया। एट्रीब्यूट मीन्स कॉलम्स और फील्ड्स, टपल मीन्स रो या फिर रिकॉर्ड भी इसको बोलते हैं। अब एक चीज ध्यान दोगे कि एट्रीब्यूट और टपल तो एक पार्टिकुलर सिंगल कॉलम या फील्ड को बोल रहे हैं या रो को बोल रहे हैं। अब टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को क्या बोलते हैं? मान लीजिए एक पार्टिकुलर रिलेशन या टेबल में 10 एट्रीब्यूट है, तो इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? इनको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे भी। और टपल को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं कार्डिनैलिटी। क्वेश्चन आता है कि इसका डिग्री क्या है। मान लीजिए 10, एक टेबल का स्ट्रक्चर आपके सामने क्वेश्चन पेपर में रहेगा, उसमें 10 कॉलम है, तो नीचे क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस टेबल, व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ दिस टेबल। तो आपको नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करके वहां बताना होता है। अब देखो यहाँ दिया हुआ है, उससे पहले हम आते हैं डोमेन। व्हाट इज द डोमेन? डोमेन का मतलब समझते हैं, रेंज। Domain is a set of values from which an attribute can take a value in each row. For example, in a student relation, the attribute roll number takes the integer values only. Similarly, the set of character strings constitutes the domain of the attribute name. Suppose that नाम और रोल नंबर, नेम और रोल नंबर दो फील्ड है ना, तो उसके अंदर जितने भी रेंज में जो भी डाटा रहेगा, किस प्रकार का वैल्यू वहां पर रहेगा, दैट इज द डोमेन। रोल नंबर में इंटीजर वैल्यू रहेंगे और नेम में स्ट्रिंग वैल्यू रहेंगे। ठीक है, जैसा डिग्री हमने बताया था पहले ही, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द रिलेशन, एंड द कार्डिनैलिटी इट इज द नंबर ऑफ टपल्स इन ए रिलेशन इज कॉल्ड द कार्डिनैलिटी ऑफ द रिलेशंस। अब देखिए, अब टेबल हमने बना लिया, नेम, रोल, फील्ड हमने दे दिया, और साथ में हर रो में हमने डाटा एंटर भी कर दिया, है ना। यानी कि हमारे पास रिकॉर्ड भी है, फील्ड भी है और टेबल भी है। अब एक डाटाबेस में एक से ज़्यादा टेबल हैं, और इन दोनों को किस तरह से हम एसोसिएट करेंगे, किस तरह से एक दूसरे के साथ लिंकअप करेंगे, इसके लिए हमें कीज की जरूरत पड़ती है ना। द नीड ऑफ कीज, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कीज, जिसमें प्राइमरी की, कंपोजिट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, बहुत सारी चीजें आती हैं। ये भी हम तुरंत डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो टपल्स, नीड ऑफ कीज में पहला पॉइंट क्या है, द टपल्स विथ इन अ रिलेशन मस्ट बी डिस्टिंक्ट, यानी हर रो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। इट मीन्स नोट टू टपल्स या फिर नोट टू रोज या नोट टू रिकॉर्ड्स इन अ टेबल should have the same value for all attributes.
That is, there should be at least one attribute in which the data are distinct and not null. यानी कि मेरा हर रिकॉर्ड यूनिक होना चाहिए. That way we can uniquely distinguish each tuple of a relations, so that एक किसी particular टेबल का हर रिकॉर्ड को, हर टपल को, हर रो को हम लोग यूनिकली डिफरेंशिएट कर सकें. The relational data model imposes some restriction or constraints on the value of the attributes and how the contents of one relation be referred through another relations. इसी के लिए की जरूरत पड़ती है. की जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, सुपर की, कंपोजिट की, फॉरेन की. ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी की है. बिकॉज ऑफ द प्राइमरी की हमारा कैंडिडेट की और अल्टरनेट की का कॉन्सेप्ट सामने आता है, और सुपर की का किस तरीके से आता है वो चीज़ हम देखते हैं. पहले इस चीज़ को समझिए कि कीज होते क्या है. जैसे मान लीजिए एक टेबल बनाए, टेबल में रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शंस हैं. ठीक है, और साथ में स्टूडेंट आईडी भी है. ठीक है, रोल नंबर तो उसके पर्टिकुलर क्लास सेक्शन के लिए है, लेकिन स्टूडेंट आईडी पूरे स्कूल के लिए है. ठीक है, तो मान लीजिए एक क्लास टीचर के पास जो टेबल है, जो डाटा है, उसमें रोल नंबर जो है ना यूनिक है. लेकिन स्कूल के डाटा में रोल नंबर यूनिक नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 2 3 रोल नंबर जो है हर सेक्शंस में, तो यूनिक तो हुआ नहीं. तो वहाँ पर हम लोग एक अलग से यूनिक फील्ड बनाते हैं, जिसको बोलते हैं स्टूडेंट्स आईडी, है ना, या एडमिशन नंबर. दीज आर द यूनिक. ठीक है, लेकिन जो क्लास टीचर के पास जो रिकॉर्ड है ना, वहाँ पर रोल नंबर भी है, स्टूडेंट आईडी भी है और ईमेल भी है. ये तीनों यूनिक हैं, क्योंकि एक पार्टिकुलर सेक्शन के लिए रोल नंबर भी प्राइमरी की हो सकता है, स्टूडेंट आईडी भी प्राइमरी की हो सकता है, और ईमेल भी प्राइमरी की हो सकता है, क्योंकि ईमेल भी सभी का यूनिक ही होता है ना. तो देयर आर 3 फील्ड्स विच कैन बी अ प्राइमरी की. यानी कि जो पर्टिकुलर फील्ड प्राइमरी की बन सकता है, उसको हम लोग कैंडिडेट की बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कैंडिडेट की. ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट, रोल नंबर और ईमेल तीनों कैंडिडेट की हो गए. अब इसमें से सपोज डेट क्लास टीचर ने सिलेक्ट कर लिया कि नहीं, स्टूडेंट आईडी को ही हम अपना प्राइमरी की मानेंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी इज सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की. तो रेस्ट में जो 2 बच गए ना, वो हो गए अल्टरनेट की. समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की. ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं. प्राइमरी की होता क्या है? द एट्रीब्यूट यानी कि फील्ड chosen by the database designer to uniquely identify the tuples in a relation. Tuples in a relation means record in a relations, is called the primary key of that relation. And the remaining attributes in the list of the candidate keys are called the alternate key. जो बाकी जितने बच गए candidate keys, उसको हम लोग alternate keys बोलते हैं. So the candidate key that is not the primary key is called an alternate key. आप इसको भी इस तरीके से बोल सकते हैं. इसको स्नैपशॉट ले लीजिए, इसको याद करके रखिएगा. ठीक है, ये क्वेश्चन आता ही आता है. अब सुपर की क्या है? सुपर की इज द सुपर सेट ऑफ ए की नोन एज कैंडिडेट की एंड द प्राइमरी की. यानी प्राइमरी की, कैंडिडेट की, दोनों को मिलाकर हम लोग उसको, पूरे सेट को हम लोग बोलते हैं सुपर की. It is a superset of a key of candidate key and the primary key. That's why it is the super key. अब कंपोजिट प्राइमरी की क्या होता है? जैसे हमने बोला ना कि यूनिक रोल नंबर इज द प्राइमरी की किसी फील्ड का, या स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना सकते हैं. लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि टेबल में हमें कोई भी ऐसा फील्ड मिलता नहीं है जिसको हम प्राइमरी की बना सकें, क्योंकि वहां पर डुप्लीकेट वैल्यू आने शुरू हो जाते हैं. तो हम क्या करते हैं कि 2 फील्ड को मिलाकर हम प्राइमरी की बनाते हैं. ठीक है, मोर देन 1 फील्ड कैन बी यूज टू क्रिएट अ प्राइमरी की. तो उसको हम लोग कंपोजिट प्राइमरी की बोलते हैं. इफ नो सिंगल एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज एबल टू यूनिकली डिस्टिंग्विश द टपल्स, देन मोर देन 1 एट्रीब्यूट आर टेकन टुगेदर एज अ प्राइमरी की. Such primary key consisting of more than 1 attribute or the field is called composite primary key.
जब हम लोग आगे बढ़ के जब हम लोग अपना एक्सरसाइज करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें आएंगी कि एक फील्ड से हम प्राइमरी की जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक या दो, फिर दो या तीन फील्ड को यूज़ कर रहे हैं प्राइमरी की बनाने में। अब फॉरेन की क्या है? मान लीजिए दो टेबल है, एक ऑफिस स्टाफ के पास है और एक क्लास टीचर के पास है। ठीक है, तो क्लास टीचर के पास जो टेबल है ना, सपोज दैट उसमें रोल नंबर को उसने प्राइमरी की बनाया हुआ है। किसको बनाया हुआ है? रोल नंबर को। क्योंकि वहां पर उसको एडमिशन नंबर से कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दैट क्लास टीचर इज कंसर्न विद द स्टूडेंट्स ऑफ हिज सेक्शन ओनली, है ना। लेकिन जो ऑफिस में है, वहां पर उसने किसको प्राइमरी की बनाया है? एडमिशन नंबर को, है ना। क्योंकि अगर वो वहां पर रोल नंबर को प्राइमरी की बनाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? तो उसके कंप्यूटर में हर सेक्शन के जितने स्टूडेंट्स है सभी का डाटा है, तो होगा क्या कि रोल नंबर फिर डुप्लीकेट होने लगेंगे। सेक्शन ए में रोल नंबर 1 to 40 स्टूडेंट्स हैं, तो सेक्शन बी में भी तो रोल नंबर 1 to 50 स्टूडेंट्स हैं, तो यानी 1 to 40 तो रिपीट हो रहा है। तो वो उसको वहां पर कैसे बना सकता है प्राइमरी की? तो वो वहां पर एडमिशन नंबर को प्राइमरी की बनाएगा, पहली चीज, है ना। लेकिन जो हमारा प्राइमरी की है क्लास टीचर के पास, ठीक है, और प्राइमरी की सेम की हमारा ऑफिस स्टाफ के पास भी है उसके टेबल में, लेकिन उसने वहां पर उसे प्राइमरी की नहीं बनाया है, उसने उसे वहां पर क्या बनाया है? एडमिशन नंबर को बनाया है। तो ये जो प्राइमरी की है क्लास टीचर के पास, उसको हम यूज करते हैं टू make a relationship with the table present in the office staff's computer. That is the foreign key. The foreign key is used to represent the relationship between two relations. Foreign key is an attribute, ये वो field है whose value is derived from the primary key of another relations. ठीक है, यानी कि ऑफिस स्टाफ का जो कंप्यूटर में जो टेबल है ना, वहां पर जो रोल नंबर है वो क्या है? वो वहां का फॉरेन की है, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है ना, प्राइमरी की, उसकी जो वैल्यू है वो दैट इज एज अ प्राइमरी की इन द क्लास टीचर्स टेबल। ठीक है, दिस मीन्स दैट एनी एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशंस which is used to refer the contents from another relations becomes the foreign key if it refers to the primary key of the referenced relations. समझ में आया बात? इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो प्राइमरी की हमारे क्लास टीचर्स के टेबल में है, वो वहां पर ऑफिस में वो फॉरेन की है। समझ में आया? अब द रेफरेंसिंग रिलेशन इज कॉल्ड फॉरेन रिलेशन, है ना। अब फॉरेन रिलेशंस कैन टेक द नल वैल्यू। अब जैसे कि ऑफिस में जो है ना, जो टेबल है उसमें प्राइमरी, उसमें रोल नंबर जो है नल वैल्यू हो सकता है ना, क्योंकि ये फॉरेन की है। लेकिन क्योंकि इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्राइमरी की ऑफ द फॉरेन टेबल। वो क्लास टीचर का टेबल नहीं है, वो क्या बोलते हैं, वो रेफरेंस टेबल है ऑफिस में। और द रिलेशन इन विच द रेफरेंस्ड प्राइमरी की इज डिफाइंड इज कॉल्ड प्राइमरी रिलेशंस और द मास्टर रिलेशंस। वो रिलेशंस, वो टेबल जहां पर रेफरेंस प्राइमरी की को डिफाइन किया गया है, उसे हम लोग प्राइमरी रिलेशन या फिर मास्टर रिलेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको एक नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिए। और मेरा आपसे एक क्या बोलते हैं, बिना स्किप किए वीडियो को देखिए। और किसी पार्टिकुलर पार्ट जैसे कि प्राइमरी की वाला हुआ, फॉरेन की वाला हुआ, इन सबको आप बार बार देखिए। हो सके तो स्नैपशॉट लेकर उसको बार बार पढ़िए, तब बातें जो है ना समझ में आएंगी।
धीरे धीरे कोई भी कॉन्सेप्ट जो है ना, हमारा ब्रेन उसको एक्सेप्ट करता है, एक दिन में नहीं एक्सेप्ट करता है, उसको कई बार देखना पड़ेगा, कई बार उसको समझना पड़ेगा। अब इसी वीडियो को अगर आप 5 बार भी देख लिए ना, तो आपको डाटाबेस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर आपको कभी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट्स। और ये ये डाटाबेस कॉन्सेप्ट जो है ना, 9 10 में भी है, 11 12 में भी है, ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। सो इट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 9 10 11 12। 8 में भी मेरे ख्याल से MS एक्सेस की पढ़ाई होती है, तो वहाँ पे भी डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स है, तो उसको भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। हर तरह के स्टूडेंट्स, 8 to 12 के हर तरह के स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, और मेरे इस वीडियो को प्यार दीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है, मेरे ख्याल से एग्ज़ाम सीज़न चल रहा है, ये मार्च का महीना भी है, तो आप सभी ने अच्छे से होली भी खेल लिया होगा, है ना, रंग भी उतर गया होगा। अब पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और मन लगा कर पढ़िए, और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।